नमस्ते। एक देश जो खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा बनाने चला था, आज उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां खलीफा बनने के ख्वाब तो छोड़िए बल्कि अस्तित्व पर ही संकट आ गया है। तुर्की की कहानी किसी गधैया नृत्य से कम नहीं लगती। कभी एर्दोगन को मुस्लिम उम्मा का उदारक बताया जाता था तो कभी ओटोमन साम्राज्य का नया वारिस। लेकिन वक्त का पहिया घूमते घूमते ऐसी जगह आकर अटका कि अब तुर्की को देखकर खुद उसके समर्थक भी दंग हैं। सवाल यही है कि जो मुल्क कल तक खलीफा बनने की डींगे हाँक रहा था, आज वो हालात से क्यों कढ़ा रहा है? जवाब आसान नहीं, लेकिन जब आप पूरा सच जानेंगे तो शायद आप भी यही कहेंगे, सब कुछ करना पर खलीफा बनने का ख्वाब मत देखना। एर्दोगन का सपना बड़ा था। वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें इस्लामी नेतृत्व का चेहरा माने। उन्होंने ओटोमन साम्राज्य की यादें ताजा करके खुद को उस खलीफा की कुर्सी पर बैठा दिखाना शुरू किया जो 100 साल पहले गिर चुका था। भाषणों में आग, भीड़ में नारे और मुस्लिम दुनिया के मंचों पर बड़े बड़े दावे। लेकिन जब बात जमीन पर आई तो वो सपने साबुन के बुलबुले से ज्यादा नहीं टिके। एर्दोगन के जुमले गूंजे तो बहुत, लेकिन असर उतना ही रहा जितना मछली के पंखों पर पानी का। जनता को इस्लामी कार्ड पर रिझाने की कोशिश एर्दोगन ने खूब की। लेकिन अब हालात यह है कि तुर्की का आम आदमी कह रहा है, हमें रोजगार चाहिए, नारे नहीं। हमें सस्ती रोटी चाहिए, वादे नहीं। लीरा की कीमत जमीन में धंस चुकी है। महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है और नौजवान बेरोजगारी से तड़प रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए एर्दोगन की इस्लामी बातें वैसी लग रही है जैसे गर्मी में किसी को ऊनी स्वेटर बेचने की कोशिश। सवाल उठता है, जब जनता ही साथ छोड़ रही है तो एर्दोगन का खलीफा बनने का सपना कौन पूरा करेगा? एर्दोगन की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने सोचा अरब मुल्क उनके आगे झुक जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे देशों ने तुर्की की चालें भांप ली। उन्होंने साफ कर दिया कि इस्लामी दुनिया का नेता बनने का ठेका किसी ने तुर्की को नहीं दिया है। आज हाल ही है कि जिन अरब मुल्कों के सामने एर्दोगन ने खुद को खलीफा बताने की कोशिश की थी, वही मुल्क तुर्की को भाव तक नहीं देते। बल्कि ईरान जैसे देश भी अब तुर्की को शक की नज़र से देखने लगे हैं। उन्हें लगता है कि एर्दोगन अमेरिका का ही एजेंट है जो इस्लामी दुनिया को तोड़ने का काम कर रहा है। सोचिए, जो देश खुद को आका साबित करना चाहता था वो अब अपने ही पड़ोसियों के शक का शिकार बन गया है। एर्दोगन की इस्लामी राजनीति अब पाकिस्तान तक सीमित होकर रह गई है। जब भी एर्दोगन कोई बयान देता है तो तालियां बजाने वाला एक ही देश होता है, पाकिस्तान। बाकी दुनिया या तो चुप्पी साध लेती है या मुस्कुराकर निकल लेती है। पाकिस्तान खुद अपने हालात में इतना पस्त है कि उसकी तालियां एर्दोगन को खलीफा नहीं बना सकती। और यही एर्दोगन की सबसे बड़ी हार है। नेता वो होता है जिसकी आवाज पर दर्जनों मुल्क खड़े हो जाए, न कि सिर्फ एक दिवालिया मुल्क की तालियां सुनकर खुश हो जाए। तुर्की ने सोचा था कि भारत उनके बयान से दब जाएगा। कश्मीर पर बयानबाजी कर एर्दोगन ने तालियां बटोरने की कोशिश की। लेकिन भारत ने न सिर्फ उनके बयानों को हवा में उड़ाया बल्कि तुर्की के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए। नतीजा यह कि एर्दोगन की कश्मीर राजनीति उल्टी पड़ गई। अब हाल ही है कि भारत तुर्की को उसी अंदाज में देखता है जैसे बगीचे में कोई बेतुकी आवाज करने वाला कौवा। न डर न असर, सिर्फ शोर। और यही हाल इजराइल का है। एर्दोगन ने फिलिस्तीन के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन असलियत यह है कि इजराइल और तुर्की का व्यापार पहले से ज्यादा बढ़ गया है। यानी मुंह में फिलिस्तीन और जेब में इजराइल। ये दोहरा खेल कोई नेता कितना चला सकता है? ग्रीस, जो तुर्की का छोटा पड़ोसी है, आज खुलेआम तुर्की को चुनौती दे रहा है। एक दौर था जब तुर्की की धमक ग्रीस को डराती थी, लेकिन अब हालात उलट चुके हैं। ग्रीस ने भारत और यूरोपीय यूनियन की मदद लेकर तुर्की को चैलेंज देना शुरू कर दिया है। सोचिए, जो मुल्क खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता बता रहा था वो अपने छोटे से पड़ोसी के सामने भी बोना साबित हो रहा है। ये वही तुर्की है जो कभी दावा करता था कि उसकी ताकत से दुनिया कांपती है, लेकिन आज ताकत नहीं बल्कि कमजोरी उसका परिचय बन गई है। और फिर आती है तुर्की की अर्थव्यवस्था की असली कहानी। लीरा की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग मजाक में कहते हैं लीरा अब सिर्फ बच्चों के खिलौनों की दुकान में काम आ सकता है। महंगाई इतनी तेज है कि लोग कहते हैं बाजार जाना जुआ खेलने जैसा है, पता नहीं लौटते वक्त कितनी चीजें मिलेगी। ऐसे में जनता को अब एर्दोगन की इस्लामी बातें याद नहीं आती, बल्कि उन्हें अपना खाली जेब ज्यादा चुभता है।
यही वजह है कि जनता अब कहने लगी है हमें इस्लामी ख्वाब नहीं, 2 वक्त की रोटी चाहिए। तुर्की पर सीरिया का शरणार्थी बोझ भी भारी पड़ रहा है। लाखों शरणार्थियों को पालते पालते तुर्की की कमर टूट चुकी है। जनता पूछती है हमारे बच्चे भूखे हैं लेकिन सरकार दूसरों के लिए दरवाजे खोल रही है। ऐसे सवाल एर्दोगन के लिए जहर की तरह हैं, क्योंकि इनका जवाब उनके पास नहीं। अब सोचिए, एक मुल्क जो इस्लामी दुनिया का नेता बनने का ख्वाब देख रहा था, उसके हालात इतने खराब हैं कि लोग उसकी नीतियों से किनारा करने लगे हैं। न अरब साथ, न ईरान, न भारत, न इजराइल, बस पाकिस्तान जैसा कमजोर साथी और घरेलू नाराज जनता। यही है तुर्की की असलियत। पर कहानी खत्म यही नहीं होती। आगे आने वाले वक्त में तुर्की को और बड़े संकट का सामना करना है। सवाल यह है कि जब जनता का भरोसा टूट चुका है, जब मुल्कों ने पीठ फेर ली है और जब अर्थव्यवस्था रसतल में जा रही है, तो क्या एर्दोगन अब भी खलीफा बनने का सपना देखेंगे, या फिर इतिहास में उनका नाम उस नेता के तौर पर दर्ज होगा जिसने बड़े ख्वाब दिखाए लेकिन हकीकत में देश को दलदल में धकेल दिया। दुनिया दंग है, क्योंकि जिस तुर्की को कल तक उम्मा का तारनहार बताया जा रहा था, आज वही तुर्की अपने ही अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। और यही है उस मुल्क की हकीकत जो खलीफा बनने चला था, लेकिन अब अपनी जमीन पर पांव जमाए रखने के लिए जूझ रहा है। तुर्की की कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो मुल्क खुद को इस्लामी दुनिया का नेतृत्व देने वाला मानता था, वही अब अपने पड़ोसियों की नज़रों में कमजोरी का प्रतीक बन गया है। ग्रीस ने तुर्की की ताकत की पोल खोल दी है। पहले तुर्की की चुनौती का डर ग्रीस को अंदर तक हिला देता था, लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं। ग्रीस न केवल तुर्की की चालों को नकार रहा है, बल्कि यूरोप और भारत के साथ मिलकर उसे अपने ही मैदान में घिरा हुआ महसूस करा रहा है। और एर्दोगन, उनके पास केवल भाषणों और नारेबाजी के अलावा कोई हथियार नहीं है। और यही वह मोड़ है जहां तुर्की के सपनों का बुलबुला फूट रहा है। पाकिस्तानी ऐसा देश है जो एर्दोगन की इस्लामी राजनीति को तालियों के साथ देखता है। बाकी मुस्लिम दुनिया की आंखें तुर्की पर नहीं, बल्कि अपने अपने हितों पर टिक गई है। एर्दोगन के भाषणों का असर अब केवल घरेलू मीडिया तक सीमित रह गया है, जबकि जनता खुद सवाल उठा रही है हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारी जेब क्या सह पाएगी, हमारी नौकरी कहाँ है। इस बीच आर्थिक तबाही ने तुर्की को पूरी तरह से घेर लिया है। लीरा की गिरावट अब सिर्फ सांख्यिकी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हकीकत है। हर बाजार, हर सड़क, हर घर में महंगाई की चुभन। लोग पूछ रहे हैं अगर हम रोजगार नहीं पा सकते तो खलीफा बनने का सपना किस काम का। और यही सवाल एर्दोगन के लिए सबसे भयंकर है, क्योंकि भाषण और नारे यहाँ काम नहीं आते। यहाँ असली ताकत जनता की सहमति में है, और वह तुर्की की जनता अब धीरे धीरे पीछे हट रही है। तुर्की की विदेश नीति भी अब सवालों के घेरे में है। भारत और इजराइल से टकराव की कोशिशें विफल हो चुकी है। भारत ने एर्दोगन के बयानों को हवा में उड़ा दिया, और इजराइल के साथ व्यापार बढ़ाने का डबल गेम भी अब जनता के सामने खुलकर आ रहा है। फिलिस्तीन के नाम पर किए गए भाषण अब महज दिखावा लगते हैं, क्योंकि असलियत में एर्दोगन का व्यवहार उल्टा है। यही वजह है कि एर्दोगन की इस्लामी राजनीति अब सिर्फ शब्दों में रह गई है। लेकिन सस्पेंस खत्म यही नहीं होता। तुर्की का अंदरूनी संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई ने जनता की सहन शक्ति तोड़ दी है। नौजवान रोजगार की तलाश में हताश हैं। आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी के जद्दोजहद में इतना व्यस्त है कि उसे अब इस्लामी ख्वाब याद नहीं रहते। सवाल उठता है, क्या एर्दोगन अब भी अपने बड़े ख्वाब को हकीकत में बदल पाएंगे, या ये सपना सिर्फ इतिहास में एक नाम के रूप में रह जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।